हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट विषय पर। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट विषय है वो है आपका डेंगू फीवर। डेंगू फीवर आजकल इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि डेंगू फीवर क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि ये डेंगू फीवर है। साथ में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। और साथ में मैं बात करूंगा कि अन्य दूसरे जो फीवर्स हैं उनसे इसकी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल वायरल फीवर है या ये डेंगू फीवर है या ये मलेरिया की वजह से फीवर है। इस पर भी आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर आपका एक सीजनल वायरल फीवर है। सीजनल वायरल फीवर मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसके जो केसेस हैं ये पर्टिकुलर एक सीजन में मिलते हैं। आप जानते हैं कि वायरस के ये जो केसेस हैं, डेंगू के जो केसेस हैं, ये सितंबर अक्टूबर के मंथ में ज़्यादा मिलते हैं। यानी जिस समय वातावरण में ह्यूमिडिटी होती है, यानी आप ये कह सकते हैं कि नमी होती है। साथ में आपको जानना है कि जो बरसात का मौसम है और जो गर्मी का मौसम है, बरसात और गर्मी के ट्रांजिशन का जो समय है, सितंबर अक्टूबर का जो समय है, इस समय इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है और इसका जो ट्रांसमिशन है ये मॉस्किटो के थ्रू होता है। यानी एक मॉस्किटो है जिसे हम जानते हैं एडीज एजिप्टी के नाम से। एडीज एजिप्टी मॉस्किटो जब भी किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को, यानी आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है जिसे वायरल का इन्फेक्शन है, यानी अब वायरस का इन्फेक्शन, डेंगू वायरस का इन्फेक्शन है और उस व्यक्ति को ये मॉस्किटो बाइट करता है। तो उस बाइट के दौरान ये उस व्यक्ति के ब्लड को सक करेगा और उस ब्लड में क्या करेगा, वायरस को भी सक करेगा। और इस वायरस को सक करने की वजह से ये मॉस्किटो अब इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब किसी हेल्दी व्यक्ति को बाइट करता है तो उस वायरस को उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देगा। और जब वायरस बॉडी में, हेल्दी बॉडी में एंटर करेगा तो 3 से 7 दिन में ये वायरस मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लाई करके, यानी कह सकते हैं कि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 3 से 7 दिन में एक हेल्दी व्यक्ति के अंदर इसके आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी इस व्यक्ति को फीवर आने लगेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया, इसका ट्रांसमिशन मॉस्किटो के थ्रू होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एडीज मॉस्किटो है ये ज़्यादातर जो है दिन में एक्टिव होता है। आप ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग के समय ये मॉस्किटो जनरली कट करता है। यानी ये जो बाइट करेगा ये दिन में बाइट करेगा। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि इस मॉस्किटो का जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में होता है। यानी ये गंदे पानी में नहीं रहता है, स्वच्छ पानी में रहता है। तो आपको देखना है कि जहां भी आपका जो का है स्वच्छ पानी भरा हुआ है और सबसे पहले स्टिग्नेंट वाटर है, यानी जहां पे पानी स्थिर है वहां पे ये डेवलप करेगा और फ्रेश वाटर में डेवलप करेगा। ये तो मैंने आपको मॉस्किटो से ट्रांसमिशन का मेथड बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, यानी कैसे पहचानेंगे कि ये डेंगू फीवर है। तो डेंगू फीवर के केस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बातें आपको ध्यान रखनी है। डेंगू फीवर के केस में तेज बुखार रहता है, यानी ठंड दे करके तेज बुखार आता है। और इसमें जो फीवर है ये 100 से हमेशा अबव रहेगा, यानी 104, 105, 106 तक ये फीवर जा सकता है। यानी हाई ग्रेड फीवर रहेगा, चिल के साथ में फीवर आएगा। इसमें बॉडी में पेन होगा, बॉडी पेन के साथ इसमें वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, यानी पेशेंट को उल्टियां हो सकती हैं। साथ में इसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें रेट्रो ऑर्बिटल पेन। रेट्रो ऑर्बिटल पेन का मतलब क्या है, आंखों का जो आपका ऑर्बिटल है, जो गोला है, इसमें तेज दर्द होता है, सीवियर दर्द होता है। और पेशेंट आपसे शिकायत करेगा, बोलेगा ऐसा लग रहा है जैसे आंखें बाहर निकल आएंगी, इस तरीके का दर्द होता है। बॉडी में पेन होगा, यानी मसल्स पेन देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। ये सारे करेक्टरिस्टिक हैं। अगर इसकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेज के बारे में बात करूं, यानी अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उस दशा में बॉडी पर रेसेस देखने को मिल सकते हैं, यानी बॉडी पर चकत्ते देखने को मिल सकते हैं आपको। साथ में नाक से खून देखने को मिल सकता है, ब्लड में जो ब्लड की मात्रा है वो कभी कभी स्टूल में ब्लड देखने को मिल सकता है, यानी लेटरिन में ब्लड देखने को मिल सकता है। यूरिन में भी कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है। ये इसकी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप डेंगू फीवर की पहचान कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी जांचें क्या हैं, किस तरीके से इसकी जांच कराएंगे। तो डेंगू फीवर के लिए स्पेशली जो जांच है वो डेंगू एंटीजन की हम जांच कराते हैं, यानी NS1 एंटीजन को अपन जांच कर सकते हैं। लेकिन ये जो जांच है
ये जिस दिन फीवर अपीयर हुआ है उसके 2 से 3 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर मिनिमम ये पॉजिटिव आता है, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है। यानी कहना ये है कि आपको इनिशियली जब भी फीवर आए उसके 1-2 दिन में ही इसकी जांच करानी है। तो उस दशा में NS1 जो एंटीजन है ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये आपको ब्लड में डिटेक्ट हो जाएगा। अदर जांचें बताएं तो इसमें आप जो है IgG और IgM, IgM जो है एंटीबॉडीज और IgG एंटीबॉडीज देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हम जो है इसकी जांच कर सकते हैं। साथ में अगर अन्य जांचें के बारे में बात करें तो आपकी इसमें जो CBC जांच है वो भी कई बार मददगार हो सकती है, यानी उसके थ्रू भी एक हद तक हम इसे देख सकते हैं। साथ में प्लेटलेट काउंट, विशेष अगर ये सीवियर कंडीशन है तो इसमें प्लेटलेट काउंट जो है देखी जा सकती है, यानी प्लेटलेट काउंट इसमें जनरली डिक्रीज रहती है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है अवेयर करना चाहूँगा, क्योंकि प्लेटलेट काउंट को लेकर के लोगों के दिमाग में कुछ भ्रम है, कुछ मिथ है, और इसका जो है ये कह सकते हैं कि मिसयूज भी किया जा रहा है कि जो नॉर्मल व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट काउंट की वैल्यू है ये आपकी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि व्यक्ति को फीवर आया और उसने अपनी पैथोलॉजिकल जांच कराई, ब्लड की जांच कराई, और अगर ये काउंट थोड़ा बहुत भी नीचे आ रही है, यानी 1 लाख के आसपास भी आ रही है या 1 लाख से थोड़ा कम आ रही है, तो इमीडिएटली जो डॉक्टर्स हैं इस पर सर्कल लगा देते हैं कि भाई आप डेंजर जोन में हैं। इससे पेशेंट पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले समझना है कि जो प्लेटलेट है उसका फंक्शन क्या है। प्लेटलेट हमारी बॉडी के अंदर हेमरेज को रोकती है, यानी कहीं पर भी अगर ब्लड रिसाव होता है, खून कहीं पर बहता है तो उसको रोकने के लिए होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये काउंट आपकी थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगी तो हेमरेज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये सीवियरली डिक्रीज होती है, यानी अगर प्लेटलेट काउंट आपकी 15-20 हज़ार से नीचे आती है, या ये कह सकते हैं कि 20-30 हज़ार से नीचे आती है, तब आपको इस पे जो है चिंता जताने की ज़रूरत है। अगर आपकी वैल्यू 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार है तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, प्रिकॉशन जरूर लेना है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे बात करें तो डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक हमारे पास नहीं है। ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। जैसे अगर आपको फीवर है तो फीवर को रिड्यूस करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर आपको वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए दवाई दी जाती हैं। साथ में वॉमिटिंग के थ्रू जो है आपका जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसे मेंटेन किया जाता है, यानी IV फ्लूइड दिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जो भी पेशेंट की कंडीशन है उसके हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। तो ये मैंने आपको डेंगू फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया, साइन और सिम्टम्स बताए, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन बताया। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अदर फीवर से इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कई लोगों ने, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से फीवर के बारे में बात की, तो लोगों ने सवाल किया है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये नॉर्मल वायरल फीवर है या डेंगू फीवर है। तो आपको जानना है कि नॉर्मल वायरल फीवर के केस में जो सिम्टम्स होते हैं वो आपका, जैसे आप कह सकते हैं कि जिसमें गला खराब होना, रनिंग नोज होना, है ना, इस तरीके के जो है सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे नाक बहना, गले में दर्द होना, है ना, खराश होना, ये सारे सिम्टम्स होंगे। और वायरल फीवर में, सिंपल वायरल फीवर में बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का फीवर नहीं होता है जो कि डेंगू फीवर में देखने को मिलता है। तो मैंने बताया है कि सिम्टम्स आपका जो है वो थोड़ा सा डिफर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि गला खराब होना, नाक बहना, यानी कॉमन कोल्ड वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके नॉर्मल वायरल फीवर में होते हैं, जबकि डेंगू फीवर के सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया है। डेंगू फीवर के केस में जो बॉडी पेन होता है, बोन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जॉइंट में पेन होता है, वो नॉर्मल वायरल फीवर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में रेट्रो ऑर्बिटल पेन मैंने अभी बताया, आंखों में दर्द होना, ये सारी स्किन पर चकत्ते पड़ जाना, ये नॉर्मल वायरल फीवर में देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं कि जो है दूसरे फीवर जैसे चिकनगुनिया फीवर को डेंगू फीवर से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको जानना है कि चिकनगुनिया फीवर के केस में जो पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, वो काफ़ी सीवियर जॉइंट पेन होता है, बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है। इसीलिए आप इसके बेसिस पे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर सीवियर जॉइंट पेन है तो ये चिकनगुनिया वायरस की वजह से है,
वो भी एक जो है क्या है, डेंगी फीवर का ही मेंबर है, यही कह सकते हैं कि डेंगी वायरस की वजह से ही होता है। अब बात करें मलेरिया फीवर से इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डेंगी फीवर को या वायरल फीवर को, तो आपको जानना है कि मलेरिया के केस में जो फीवर आता है वो जो है क्या है, आप कह सकते हैं कि बहुत तेज ठंड के साथ में सीवियर चिल के साथ फीवर आता है, और इसकी एक साइकिल रिपीट होती है। यानी फीवर आएगा, कह सकते हैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फीवर चढ़ेगा, और उस दौरान पेशेंट को बहुत तेजी से ठंड लगेगी, कंबल रजाई ओढ़ने की उसकी इच्छा करेगी। लेकिन आप देखेंगे 2-3 घंटे बाद ये फीवर यानी व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा, और फिर ये सेम उसी 24 घंटे बाद, या ये कह सकते हैं 2 दिन बाद, ये उस सेम पैटर्न पर सेम टाइम पर ये फीवर अपने आप को रिपीट करेगा। तो मैंने बताया कि अगर बहुत तेज ठंड के साथ फीवर आ रहा है, 2-3 घंटे ये फीवर रहता है, उसके बाद सीवियर जो है का स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और आप ठीक हो जाते हैं, और फिर अगले दिन फीवर आता है, फिर ये कंडीशन है, तो ये मलेरियल फीवर की इंडिकेशन हो सकती है। इस तरीके से आप वायरल फीवर में, चिकनगुनिया यानी नॉर्मल वायरल फीवर में, डेंगी फीवर में, मलेरियल फीवर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं, तो मैंने पहले भी बताया है, डेंगी का कोई स्पेसिफिक फीवर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अपने आप को डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। यानी अगर आपका ये फीवर 2 से 3 दिन में सबसाइड नहीं होता है, सिंपली सिम्टम्स के आधार पर आप पैरासीटामोल ले रहे हैं, ओरल जो है फ्लूइड अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं है, तो आप हाइड्रेट रहें, यानी पानी की मात्रा खूब पिएं, खूब जूस पिएं, इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। लेकिन अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन की स्टेज आपको देखने को मिलती है, जैसे सीवियर वॉमिटिंग होना, बॉडी के किसी भी पार्ट से खून आना, यानी अगर आपको नोज से ब्लीडिंग होती है, अगर यूरिन में ब्लड आता है, अगर फीकल मैटर में यानी पॉटी में ब्लड आता है, इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स है, या बेहोशी होती है, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। साथ में ये भी मैंने बताया है कि स्किन पर रेसिस वगैरह होना, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स है, या ये कह सकते हैं कि ये ऐसी दशा है जिसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अगर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स फीवर के बारे में बताया, मैनेजमेंट बताया, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।